तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुंबई करों के लिए खुशखबरी के साथ, और ये खुशखबरी ये है कि आज कोस्टल रोड फेज 2 का उद्घाटन हो गया है। इसके खुलने से साउथ मुंबई से एयरपोर्ट पहुंचना आसान हो जाएगा। कोस्टल रोड का जायजा लिया है हमारी संवाददाता कंचन नौटियाल ने। अभी हम हैं बॉम्बे के नरीमन पॉइंट पे। अगर आप सोचिए आपको नरीमन पॉइंट से T2 जाना हो, बॉम्बे के सबर्ब्स जाना हो या फिर टाउन जाना हो, तो आपको जो ट्रैवल टाइम है वो कितना लगेगा? अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटा। लेकिन अब ये टाइम रिड्यूस होने वाला है केवल 30 मिनट का, क्योंकि आज कोस्टल लिंक आज जो है वो लिंक होने वाली है बांद्रा वर्ली सी लिंक से, जहां पे आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो सीधा कट होके हो जाएगा केवल 20 से 30 मिनट का। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ से अगर अपनी हम जर्नी स्टार्ट करते हैं, और जब तक ये जो रोड है वो लिंक नहीं हुई थी हमें कितना टाइम लगता था, ट्रैफिक से होके गुजरना पड़ता था, और लिंक होने के बाद हमारा टाइम किस तरीके से बचेगा। नरीमन पॉइंट से जो कोस्टल रोड को कंप्लीट करने में हमें टाइम लगा है वो लगा है अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट का। अब जो यहाँ से अगर हमें एयरपोर्ट जाना है या फिर हमें सबअब जाना है बॉम्बे के या फिर टाउन जाना है, तो हमें एक राउंड बाउंड लेना पड़ता था जो हमारे टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा के कर देता था करीबन 1.5 से 2 घंटे का। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि आज जो है कोस्टल रोड लिंक होने जा रही है बांद्रा वर्ली सी लिंक से। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन मिलेगा सी लिंक का, और आप अपने जो टाइम ड्यूरेशन है उसको सीधा घटा के कर देंगे 20 से 30 मिनट। कोस्टल रोड को 800 मीटर और स्ट्रेच कर दिया गया है और उसको डायरेक्टली लिंक कर दिया गया है वर्ली बांद्रा सी लिंक से। अब इसकी जो प्रोजेक्ट की शुरुआत है वो हुई थी दिसंबर 2018 में। उम्मीदें जताई जा रही है कि दिसंबर 2024 तक ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए। अब आपको इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा ब्रिज है जो कि ओपन सी कंडीशन में बनाया गया था। 11 कंट्रीज के आर्किटेक्ट्स ने इसमें प्लानिंग की थी और उसका एग्जीक्यूशन किया था। साथ ही साथ अगर हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो ब्रिज है वो अप्रोक्सीमेटली 7 रिक्टर स्केल अर्थक्वेक को झेल सकता है। अब जल्द ही अहमदाबाद से गांधीनगर को मेट्रो जोड़ेगी। अगले हफ्ते 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तो इस मेट्रो रूट पर कौन से स्टेशन कवर होंगे, कितना किराया होगा, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता केतन जोशी। इस वक्त मैं गिफ्ट सिटी गांधीनगर के मेट्रो स्टेशन पर खड़ा हूं और 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो फेज 2 मेट्रो स्टेशन जो रूट है उनका उद्घाटन करने वाले हैं। आप देखिए कि गिफ्ट सिटी का पूरा परिसर यहां से दिख रहा है। फेज 2 में अगर हम बात करें कहां से कहां तक का, तो कुल 22 किलोमीटर का ये रहेगा जो कि अहमदाबाद और गांधीनगर को एक करेगा। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम से ये रूट शुरू होकर महात्मा मंदिर तक जाएगा और बीच में महत्वपूर्ण ये गिफ्ट सिटी, पीडीपीयू, सचिवालय जैसे जो महत्वपूर्ण स्थान है उसको भी कवर करेगा। दरअसल नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब अहमदाबाद और गांधीनगर को ट्विन सिटी का दर्जा देने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया। तो ये जो मेट्रो शुरू होगी वो उस सपने को भी साकार करेगी। और जो गांधीनगर में सचिवालय में हजारों कर्मचारी अप डाउन करते हैं उनके लिए, और साथ ही साथ इस एरिया में जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज है, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी समेत कई सारी ऐसी शैक्षणिक संस्थान है, उनके हजारों छात्रों के लिए भी ये मेट्रो है वो आशीर्वाद का काम करेगा। और आने वाले समय में जो ट्विन सिटी का सपना है वो भी पूरा होगा। आप देखिए कि लगातार काम जारी है और 16 तारीख को आम पब्लिक के लिए भी ये मेट्रो खोल दी जाएगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच की दूरियां है वो ये मेट्रो दूर कर देगी। मारुति सुजुकी ने अपनी 4th जनरेशन मारुति स्विफ्ट सीएनजी को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। मारुति स्विफ्ट सीएनजी 1 किलोग्राम सीएनजी में 32 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ेगी। तो इस कार की खासियत क्या है, ये जानने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मारुति सुजुकी के हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग पार्थो बनर्जी। तो पार्थो जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि स्विफ्ट सीएनजी में कस्टमर्स को क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे और पहले की स्विफ्ट के मुकाबले कितने ज्यादा फीचर्स से लैस है ये कार? ये इंडिया की मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट हैचबैक होगी। 32.85 किलोमीटर पर केजी, बेस्ट इन द क्लास एक्चुअली। हम यदि टॉर्क की बात करें
तो टॉर्क में भी ये जो पहले वाली आपकी स्विफ्ट सीएनजी थी उसके मुकाबले में इसकी जो है टॉर्क भी 6% और इम्प्रूव हुई है, तो ड्राइवेबिलिटी और अच्छी इम्प्रूव होने जा रही है। अगर टॉप ऑफ इट इसके अंदर एक बेनिफिट और भी है कि हम इसको 3 वेरिएंट में दे रहे हैं, वी ऑप्शन एंड जेड वेरिएंट। और बाकी जो फीचर्स थे आपको मालूम ही है कि इसके अंदर में जेड सीरीज इंजन थी जो हमने नई इंट्रोड्यूस की थी, उसी पे हमने इस एससीएनजी को हम लाए हैं। 6 एयरबैग्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है इसके अंदर में, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, रियर एसी वेंट दे रहे हैं, 60-40 स्प्लिट रियर सीट है, सुजुकी कनेक्ट है। तो आप यदि देखें एक तरीके से तो जितने फीचर्स हो सकते हैं जो हमने पेट्रोल में थे उसके साथ में हमने सीएनजी भी वेरिएंट को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। ओके, तो पार्थो जी ये भी बताएं कि अगर हम सीएनजी जो नई गाड़ी है स्विफ्ट सीएनजी, इसकी बुकिंग का फिलहाल क्या स्टेटस है और क्या कुछ वेटिंग पीरियड भी है इसके लिए? देखिए, हम ये आज से ये स्विफ्ट सीएनजी को हम लॉन्च कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि जितने कस्टमर्स गाड़ियों को पहले बुक करते हैं हम उनको फेस्टिवल टाइम में गाड़ी देने की डिलीवर करेंगे। लेकिन यदि डिमांड बहुत ज़्यादा आएगी तो फिर हम अकॉर्डिंगली इसको देखेंगे कि कैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। ओके, थैंक यू सो मच पार्थो बनर्जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस नई कार की हाइलाइट्स दर्शकों को बताने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देश में ऐसे लाखों लोगों की चिंता दूर हो सकती है जिनके पास 15 से 20 साल पुरानी गाड़ी है लेकिन अच्छे कंडीशन में है। सरकार स्क्रैपेज पॉलिसी में गाड़ियों के अनिवार्य डी रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ी की उम्र नहीं बल्कि फिटनेस को आधार बनाने पर विचार कर रही है। नोएडा की ज्योति जैन ने करीब 15 साल पहले अपनी फेवरेट सेडान कोरोला अल्टिस खरीदी थी। ज्योति के लिए ये सिर्फ एक कार नहीं बल्कि उनकी हमराही है। बहुत सारे अच्छे बुरे मोमेंट्स में साथ रही है, तो ऑफ कोर्स देयर इज एन इमोशनल कनेक्ट व्हिच विल बी मिसिंग। ऑल्दो माय कार इज परफेक्टली फाइन, बट एज पर द पॉलिसी मुझे स्क्रैप करनी पड़ेगी, बट मेरा मन नहीं है उसको देने के लिए, बिकॉज बहुत सारी मेमोरीज हैं। नॉट इवन मी, माय डॉटर इज ऑल्सो मिसिंग दिस कार, कि नहीं अब वो चली जाएगी। जो हम इसमें हम जाते थे, हम मोमेंट्स स्पेंड करते थे, छोटी छोटी चीज़ें, बचपन उनका बड़ा हुआ है। मेरे बहुत सारे करियर में उतार चढ़ाव देखे हैं, लाइफ के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, तो दिस इज ऑल्सो लाइक पार्ट एंड पार्सल, लाइक योर होम। केंद्र की स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत 15 साल से पुरानी कमर्शियल और 20 साल से पुरानी प्राइवेट गाड़ियों को डी रजिस्टर करना अनिवार्य है। राजधानी दिल्ली में ये नियम और सख्त है, जहां 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर करना होता है। अब सड़क परिवहन मंत्रालय ने गाड़ियों की एंड ऑफ लाइफ पॉलिसी में बदलाव के संकेत दिए हैं। इसमें गाड़ियों की उम्र नहीं बल्कि फिटनेस मायने रखेगी। लोगों की भारी मांग के बाद अब सरकार स्क्रैपिंग पॉलिसी की शर्तों में बदलाव पर विचार कर रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन का कहना है कि सरकार ये सोच रही है कि क्या गाड़ियों की उम्र के बजाय गाड़ियों की फिटनेस को शर्त बनाया जा सकता है और एमिशन नॉर्म्स के आधार पर गाड़ियों का मैंडेटरी डी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। मसलन BS1 या BS2 की गाड़ियां जहां भी हो उन्हें पूरी तरह से वाहन पोर्टल से डी रजिस्टर कर दिया जाए। फिलहाल ये एक प्रस्ताव ही है, लेकिन सरकार इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। इसके लिए सरकार एक ऐसा भरोसेमंद सिस्टम बनाने पर काम कर रही है जो गाड़ियों की फिटनेस और पोल्यूशन का सही सर्टिफिकेट दे। सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी सुझाव मांगे हैं। इसमें आपको एमिशन नॉर्म्स देखने हैं। अगर कोई भी गाड़ी है, वो BS1 हो या कोई भी BS हो, अगर वो एमिशन नॉर्म्स को फेल कर रही है, उसकी वो धुआं कर रही है, तो वो गाड़ी ठीक नहीं है। वो हमारे लंग्स के लिए, हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बहुत सिंपल रिपोर्ट कार्ड है, उसमें कोई ज्यादा चर्चा करने का विषय ही नहीं, तभी वो बहुत एनालिटिकल हो सकता है। हर गाड़ी में, हर इंजन में सेंसर होते हैं। आपको O2 सेंसर है, एग्जॉस्ट पे सेंसर है। आप वो सेंसर का जो डेटा आ रहा है, आपको उस पर डिसीजन लेना है। एक अनुमान के मुताबिक देश में लगभग 1 करोड़ 20 लाख गाड़ियां मौजूदा नियम के मुताबिक स्क्रैप के लिए तैयार हैं, जबकि सर्टिफाइड स्क्रैपेज सेंटर्स में 2023 में सिर्फ 44,000 गाड़ियां स्क्रैप की गई। फिलहाल देश में स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार नहीं है। ऐसे में अगर सरकार पॉलिसी में कुछ बदलाव लाती है तो ज्योति जैसे लाखों कंज्यूमर को जाहिर तौर पर राहत मिलेगी, क्योंकि इनकी गाड़ी भले ही पुरानी हो गई हो लेकिन अभी भी हर सफर की साथी है।
मेरे सहयोगी रोहन के साथ दीपाली नंदा, नोएडा। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज बाजार ने तेजी का गुरुवार देखा। निफ्टी एक्सपायरी का भी दिन था और बाजार ने आज रिकॉर्ड तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर बंद हुए। सेंसेक्स 1440 और निफ्टी 470 पॉइंट चढ़कर बंद हुए। मिड कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ और वहीं बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स भी बढ़त पर ही दिखाई दिए। आज आईटी बैंकिंग शेयरों में अच्छी तेजी रही। तेल, गैस, फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। वहीं मेटल, एफएमसीजी, ऑटो शेयरों में भी खरीदारी रही। तो पिछले 3 सालों में बाजार में शानदार तेजी रही है, लेकिन इस तेजी में कई दिग्गज शेयरों ने भाग नहीं लिया। इन दिग्गज शेयरों ने बाजार को अंडर परफॉर्म किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दिग्गजों की अंडर परफॉर्मेंस हमेशा से ही रही है। 20 साल में इन कंपनियों ने शानदार रिटर्न्स भी दिए हैं। तो कौन सी कंपनी है और कैसा रहा इनका रिटर्न, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, बताएं ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिनकी 3 साल में चाल नहीं दिखी लेकिन 20 साल में उन्होंने कमाल किया? तो हमने अक्सर सुना है कि हमारे कई सारे ऐसे शेयर हैं, दिग्गज हैं जिन्होंने रिटर्न नहीं दिया, जैसे एचडीएफसी बैंक हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, एशियन पेंट हुआ, जो पिछले 3 साल से कहीं गए नहीं, वहीं के वहीं कामकाज कर रहे हैं। लेकिन ये अंडर परफॉर्मर हैं या सुपरस्टार, ये आप तय करिए, क्योंकि पिछले 3 सालों में अगर इनमें दम नहीं दिखा, लेकिन कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने 20 सालों में एक बड़ा कमाल किया है, उसके बाद जाके अब वो थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीदर ले रहे हैं। कई दिग्गजों ने पिछले 3 सालों में कोई भी रिटर्न नहीं दिया, या रिटर्न दिया है तो बहुत ही नेग्लिजिबल रिटर्न दिया है। लेकिन 3 सालों में ऑन एन एवरेज करीब 5% के आसपास का ही रिटर्न होता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन इन्हीं दिग्गजों ने पिछले 20 सालों में एक बढ़िया रिटर्न दिया है और मल्टी बैगर के तौर पर भी सामने आए हैं। कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले बजाज फिनसर्व, 3 सालों में इसका रिटर्न महज 9% के आसपास रहा है, लेकिन 20 सालों में इसकी जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, यानी कि CAGR है, वो 25% के आसपास है। डीवी स्लैब 3 सालों का जो इसका रिटर्न है वो करीब 7% के आसपास है, लेकिन पिछले 20 साल में इसने 25% की दर से, सालाना दर से एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है। HDFC बैंक, ये एक लार्ज अंडर परफॉर्मर के तौर पर गिना जाता है, 4% के आसपास का एवरेज रिटर्न है, लेकिन पिछले 20 सालों की एवरेज ग्रोथ करीब 21% के आसपास है। इनफैक्ट अगर आप IPO से लेकर अब तक भी देखेंगे तो इसने करीब 28% की CAGR से ग्रोथ दिखाई है। डाबर 4% की रिटर्न रहा है इसके पिछले 3 सालों में, लेकिन 20 सालों के एवरेज कंपाउंडेड ग्रोथ रेट करीब 22% के आसपास यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी है। इतना ही नहीं, कुछ और आंकड़ों में HUL ये अपने हाइस के आसपास पहुंचा, 3% की रिटर्न यहां पर देखने को मिले, लेकिन 20 सालों की एवरेज ग्रोथ रेट 17% की इसने मेंटेन रखी है। बिरला कॉर्प 2% के रिटर्न पिछले 3 सालों में रहे हैं, लेकिन 12.5-13% के आसपास की ग्रोथ रेट इसने भी सालाना आधार पर मेंटेन रखी है। कुछ और बड़े नामों में एशियन पेंट 1% का रिटर्न पिछले 3 सालों में आया है, लेकिन 20 सालों में इसकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निफ्टी में सेकंड बेस्ट है, 26% के आसपास की देखने को मिली। और बजाज फाइनेंस पिछले 3 सालों में नेगेटिव 1% का रिटर्न, लेकिन निफ्टी का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है पिछले 20 सालों की, अगर CAGR के हिसाब से देखा जाए 35% की CAGR ने मेंटेन की। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक एक और ऐसा नाम है जो कि 1.5% के नेगेटिव रिटर्न में रहा, लेकिन ये भी एक बेहतरीन रिटर्न देने वालों में रहा। 20 सालों की CAGR 26% की मेंटेन रही, और बर्जर पेंट भी करीब 26% के आसपास की CAGR रही पिछले 20 सालों में, जबकि पिछले 3 सालों में ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करके गया, 11% का नेगेटिव रिटर्न। तो आप खुद तय करिए कि ये अंडर परफॉर्मर है या सुपरस्टार है, वो आप इनके आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस पैरालंपिक खेलों में इतिहास रचकर लौटे खिलाड़ियों से अपने प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात की। पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कुल 29 पदक अपने देश के नाम किए, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। मेडल टैली में भी भारत 18वें स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों के साथ बातचीत भी की। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से कई चीजें भी गिफ्ट की। तो फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ आ गए हैं इलेक्ट्रिक कारों पर बम्पर ऑफर्स। तो किस कार में कितना है डिस्काउंट और ईवी कार की बजट रेंज क्या है, ये जानने के लिए जरूर देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। इलेक्ट्रिक कार ऑफर जोरदार।
सीपीएम के महासचिव और दिग्गज वामपंथी नेता सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में आज दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। येचुरी को रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर रखा गया था। उन्हें हाई फीवर की शिकायत पर 19 अगस्त को एम्स की इमरजेंसी में भर्ती किया गया था। येचुरी 1992 से सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य थे। 2005 से 2017 तक वो पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सांसद भी रहे। येचुरी का जन्म 1952 में तत्कालीन मद्रास में हुआ था। उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली और जेएनयू से पढ़ाई की थी। उनकी पत्नी सीमा चिश्ती एक पत्रकार हैं।